फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था वैशाली को खुश देखकर पूजा और उसके दोनों भाई का गुस्सा भी शायद खत्म हो जाए। वैशाली की माँ और बड़ी माँ मीरा देवी से बात करके उनके कमरे में आई थी। ठीक है, बुला लो। कुछ समय विचार करने के बाद मीरा देवी ने कहा, वैसे भी वैशाली के जाने के बाद पूजा भी गुस्से के कारण एक बार घर नहीं आई हैं। सुनील और रवि की नाराजगी के कारण घर का माहौल भी अभी तक तनावपूर्ण है। ऐसे में वैशाली और पूजा आ जाएंगी तो इस घर में खुशियां भी पुनः लौट आएंगी। अब आगे। गौरव छोड़िए ना। गौरव वैशाली को बाहों में अपने करीब ले रहा था। तब उसने कहा, क्या हुआ यार? गौरव ने वैशाली को और करीब करते हुए कहा। गौरव, वो? वैशाली ने दूर होने की कोशिश करते हुए फिर से कहा, वो क्या? गौरव को अब गुस्सा आने लगा था। वो, मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? इस बार चौंक कर गौरव ने वैशाली को स्वयं ही छोड़ दिया था। हाँ, तभी तो मैं आपसे कहना चाहती थी कि क्यों ना हम एक बार डॉक्टर के पास जाकर दिखा दें, जिससे कि हमें सही बात पता चल जाए, तो फिर हम बाकी सबको भी बता सकते हैं। वैसे तो मैं आपको भी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही बताना चाहती थी, परंतु आज आपके इस रोमांटिक मूड को देखकर मुझे बताना पड़ा। ठीक है, सो जाओ, कल देखता हूँ। अगर हुआ तो कल ही चले जाएंगे। अभी तुम सो जाओ, कहकर गौरव भी दूसरी ओर मुंह कर सो गया। वैशाली को लगा था गौरव इस खबर को सुनकर बहुत खुश होगा, परंतु वो तो बिना कुछ कहे ही सो गया था। शायद हो सकता है हम दोनों इतने समय तक दूर रहें और अब इतनी जल्दी ये सब, इसलिए थोड़ा घबरा गए होंगे, वरना आज मेरे कहने पर मुझे छोड़ भी तो दिया। वैशाली को याद आती हैं वो सब रातें, जब कभी थकान तो कभी तबीयत खराब होने के कारण वो गौरव को मना कर देती थी। फिर भी गौरव उस ना को अनसुनी कर उसके मन के खिलाफ जाकर भी उसके साथ संबंध बनाता था। तब हमेशा उसे यही लगता कि पुरुष अपनी पत्नी पर अपना हक मानता है, तभी उसकी ना का उसकी नज़रों में कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उसकी ना उसे और उकसाती है, औरत पर अपना पूर्ण अधिकार साबित करने के लिए। तब अक्सर उसका अंतर्मन उसे कहता था कि गौरव को बता दे, किसी भी लड़की को, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, उसकी मर्जी के खिलाफ छूना भी अपराध की श्रेणी में आता है। परंतु फिर वो ये सोचकर चुप रह जाती कि दुख और गुस्से में कहे गए कड़वे बोल रिश्ते में वो दरार ला देते हैं जिन्हें फिर प्रेम के कई बोल भी नहीं भर सकते। पर आज गौरव ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वैशाली को थोड़ी राहत सी महसूस हो रही थी और वो कल की सुबह के इंतजार में सो गई। माँ, वो मैं वैशाली को चित्तौड़ लेकर जा रहा हूँ। उसकी तबीयत सही नहीं है तो एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे। और उसके मायके से फ़ोन भी आया था, वो सब उसे बहुत याद कर रहे हैं, तो वो सबसे मिल भी लेगी। गौरव ने अपनी माँ से कहा, जो कि इस समय घर के मंदिर में सफाई कर रही थी। क्यों, क्या हुआ उसे? ठीक ही तो दिख रही है। सुदेश जी ने मुँह मोड़ते हुए कहा, और अगर उसके मायके वालों को उसकी इतनी ही याद आ रही है तो वो खुद ही आ जाते उसे लेने। तुझे हुक्म देने की क्या ज़रूरत थी? माँ, मुझे भी तो कुछ आवश्यक काम से जाना ही था। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। गौरव ने फिर से कहा तो सुदेश जी ने बेमन से ही सही पर इजाज़त दे दी। वैशाली का मन पूरे रास्ते बेचैन था। पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे, जो वो सोच रही है वो नहीं हुआ तो, और अगर उसका अंदेशा सही भी हुआ तो बस उसकी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी ना आए, बस। इसी तरह के न जाने कितनी ही सवालों की आंधी उसके मन में चल रही थी। उसने एक नज़र गौरव पर डाली, वो भी गाड़ी चलाते हुए बहुत बेचैन लग रहा था, परंतु वैशाली को उसकी बेचैनी का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव ने उससे अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी, इसलिए उसके मन का हाल वैशाली को नहीं पता था। डॉक्टर स्वाति झा, ये एक बड़ा सा हॉस्पिटल था। दरवाजे से आते ही एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जिसमें वेटिंग एरिया बना हुआ था, जहां वो दोनों इस समय बैठे हुए थे। वहां कुर्सियों पर और भी मरीज और उनके परिजन बैठे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। सामने ही काउंटर और पास में डॉक्टर का कमरा था। गौरव ने वैशाली के नाम से पर्ची बनवा ली और वो भी सब की तरह वहां अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। जब काउंटर पर बैठी युवती ने वैशाली का नाम लेकर अंदर जाने का इशारा किया, धड़कते हृदय और बेचैन मन के साथ वैशाली और गौरव ने अंदर प्रवेश किया।
डॉक्टर ने वैशाली से उसके विवाह को कितना समय हुआ, उनके पहले कोई बच्चे हैं या नहीं, जैसी अहम बातें पूछी। फिर वो उसे दूसरे कमरे में लेकर गई जांच करने के लिए। गौरव उसी कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे और डॉक्टर वैशाली की रिपोर्ट देख रही थी। डॉक्टर, देखो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मगर तुम्हारा प्लेसेंटा नीचे है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस कुछ महीने तुम्हें पूरा आराम करना होगा। ज़्यादा सफ़र मत करना, सीढ़ियाँ मत चढ़ना और कोई भारी सामान भी मत उठाना, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे है तो हो सकता है काम करने से या किसी भी तरह का भारी सामान उठाने पर तुम्हें ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस अवस्था में तुम तुरंत यहाँ आ जाना। बाकी कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये इंजेक्शन तभी लेना जब तुम दोनों इस बच्चे को रखना चाहते हो। 15 दिन में वापस आना है। वैशाली, तुम सोच लो ये दवाई लेनी है या नहीं। वो दोनों बाहर आ गए थे। तब गौरव ने वैशाली से पूछा, मतलब? गौरव की बात ने वैशाली को चौंका दिया था। इस बच्चे को लेकर क्या गौरव के मन में कोई उलझन है? आप कहना क्या चाहते हैं? वैशाली ने थोड़ी मायूसी के साथ गौरव से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम जो भी फैसला लोगी वो मुझे मंजूर है, गौरव ने कहा। वैशाली ने गौरव की बातों में झिझक, उलझन को स्पष्ट महसूस किया था, परंतु उसके मन में इस बात को लेकर कोई दो राय या उलझन नहीं थी। आप जाकर ये सब दवाई ले आइए, फिर हमें घर भी जाना है सबसे मिलने। गौरव कुछ देर वैशाली को देखता रहा और फिर चुपचाप दवाई लेने चला गया। वैशाली के मायके में जैसे ही इस खुशखबरी का पता चला, सबका मन असीम आनंद से भर गया। वैशाली पर तो जैसे आशीर्वाद और हिदायतों की बारिश हो गई। बड़ी माँ ने जहाँ लाल मिर्च और राई के दानों से उसकी नज़र उतारी, वहीं माँ ने मंदिर से मोली लेकर उसके और बच्चे की सुरक्षा और भगवान का आशीर्वाद मिले, इसलिए उसकी कलाई पर वो मोली बांध दी। वैशाली सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। बेटा, कुछ दिन वैशाली को यहीं रहने देते, मीरा देवी ने गौरव से, या यूं कहो कि वैशाली की दोनों भाभी और माँ, बड़ी माँ ने उनसे कहने के लिए विनती की। वो सब चाहते थे वैशाली इस समय उनके पास रहे। चाहती तो मीरा देवी भी थी, इसलिए वो बात करने आ गई थी। ऐसे तो नहीं हो पाएगा दादी, गौरव ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे पता था उसके जवाब से उसको निराशा होगी। पर आप निराश मत हो, 15 दिन में वापस तो आना ही है। फिर वैशाली को आप कुछ दिनों के लिए यहीं रख लेना। मीरा देवी भी भारी मन से गौरव को हाँ कर देती है। गौरव की बात से सब दुखी तो हो गए थे, परंतु कुछ दिनों में वैशाली वापस आ जाएगी, ये सुनकर सबको थोड़ी राहत भी मिली थी। वैशाली जैसे ही अपनी दादी के पैर छूने लगी तो उन्होंने बीच में उसे रोक लिया। अब ये सब मत करना और अपना खाने पीने का ध्यान रखना। जब तू अगली बार आएगी ना तो पूजा को बुला लेंगे। तेरे जाने के बाद से ही मुंह फुलाए बैठी है। जल्दी आइएगा होने वाली मम्मी, वैशाली की दोनों भाभी ने उसे गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में कहा। फिर सब वैशाली और गौरव को छोड़ने गाड़ी तक आए। वैशाली गाड़ी से अपने परिवार को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। वैशाली और गौरव जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, देविका और सुदेश जी आंगन में बैठकर सब्जी की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें देखते ही वो सवाल करना शुरू कर देते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? सुदेश जी ने उन दोनों को देखते हुए पूछा। और ये वापस क्यों आ गई? इतने दिन बाद गई थी तो कुछ दिन रह लेने देता, परिवार का मन रह जाता और इसे भी थोड़ा आराम मिल जाता। सुदेश जी की बातों से लग रहा था कि आज उनका मिजाज बहुत अच्छा था, परंतु गौरव और वैशाली को उनकी बात का जवाब देने में संकोच हो रहा था, या फिर यूं कहो कि बड़ों की शर्म और लिहाज के कारण वो दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्या भाई, माँ आपसे कुछ पूछ रही है और आप दोनों बुत बनकर खड़े हो। उन दोनों को चुप देख देविका बोल पड़ी तो गौरव ने जवाब देने के स्थान पर वैशाली की रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ा दिए, जिसे पढ़कर पहले उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए। फिर उसने उन दोनों को आश्चर्य से देखा। फिर अचानक वो खुशी के मारे जोर से चीखने लगी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। और सुदेश जी कभी उसे तो कभी वैशाली और गौरव को देख रही थी। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में धूप और छाँव से होते हैं, जो कभी खुशी तो कभी गम देते हैं।
वैसे कोई भी रिश्ता हमें ताम उम्र केवल खुशियाँ ही नहीं दे सकता। कड़वी और मीठी यादें हर रिश्ते का अभिन्न अंग होती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते से केवल खुशियों की उम्मीद रखना गलत ही होगा। कोई भी रिश्ता भले ही वो ताम उम्र खुशियाँ ना दे सके, परंतु मुश्किल समय में साथ जरूर देना चाहिए। अब बस भी कर, चीख चीख कर क्या आज ही सबको बता देगी? सुदेश जी ने देविका को रोकते हुए कहा। पर माँ, ये तो खुशी की बात है ना, फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? खुशी की है तभी रोक रही हूँ, सुदेश जी ने सबको देखते हुए कहा। ऐसी बातें इतनी जल्दी सबको नहीं बताई जाती। 4-5 महीने बाद सबको अपने आप पता चल ही जाता है। खुशी को नज़र भी जल्दी ही लगती है। इसलिए तुम तीनों में से कोई भी ये बात किसी बाहर वाले को नहीं बताएगा। बस वैशाली के मायके और इस घर को छोड़कर ये बात कहीं और नहीं जानी चाहिए। अच्छे से समझ लो तुम तीनों। गौरव और वैशाली ने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ बोल दिया था। वैसे भी क्या कहते, वो दोनों तो पहले ही वैशाली के परिवार को सब बताकर आ गए थे। देविका ने गुस्से में मुंह फुला लिया, क्योंकि उसे अपने सारे दोस्तों को जो बताना था, पर अब वो नहीं बता सकती थी। वैसे भाई, डॉक्टर ने और क्या कहा? देविका ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। हाँ, तू सारी जानकारी अभी ले ले, फिर क्या पता कल ये लोग तुझे मिले ही ना। ये नहीं कि चाय पानी पूछ ले, बस सीधे सवालों के तीर छोड़ना शुरू कर दिए। सुदेश जी ने देविका से कहा तो वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। हाँ तो अब बताओ तुम दोनों, डॉक्टर ने क्या कहा? सुदेश जी ने के इस सवाल पर देविका मुड़कर उन्हें देखने लगती है, मानो वो कहना चाहती हो कि यही सवाल तो मैंने भी पूछा था। परंतु जब सुदेश जी ने उसे घूर कर देखा तो वो भाग कर रसोई घर में चली गई। कुछ नहीं माँ, वो बस यही कि आराम करना है और खाने पीने पर ध्यान देना है। ज़्यादा काम करने से कोई समस्या भी हो सकती है, गौरव ने झिझकते हुए बताया। काम करने से कुछ नहीं होता है, सुदेश जी ने वैशाली की ओर देखते हुए कहा। मैं तो अपने समय में सारा काम करती थी, फिर भी सब अच्छे से हो गया ना। ये सब डॉक्टर तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं। तू कहीं उनकी बात मानकर पूरा दिन कमरे में मत पड़ी रहना। बस छत का कोई काम हो तो देविका को बता देना, वो कर देगी। बाकी सारे काम वैसे ही करना जैसे पहले करती थी। बस थोड़ी सावधानी बरतना और खाना समय से खाना, सुदेश जी ने निर्णायक अंदाज में कहा। सुदेश जी के इस अंदाज में भी वैशाली को उनकी अपने लिए फिक्र ही दिख रही थी। देविका जितनी खुश थी, उसे देखकर तो वैशाली की खुशी भी दुगनी हो गई थी। वैशाली की ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिन ठहर न सकी। उसे जिस देखभाल व प्यार की उम्मीद थी, वो उसे मिला ही नहीं। गर्भावस्था के बाद भी उसकी दिनचर्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वो अब भी चूल्हे पर खाना बनाती, जिससे गर्मी और धुएं के कारण उसे बहुत तकलीफ होती। वो अब भी सबके खाने के बाद खाना खाती, जिस कारण कई बार उसकी दवाई खाने का समय निकल जाता, तो कभी काम करते करते वो सुबह की दवाई दिन में और दिन की शाम को लेती, और फिर रात तक तो कमर दर्द और थकान से हालत खराब हो जाती। वैशाली मटके में पानी भर रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बर्तन वहीं रख नीचे बैठ जाती है। वैशाली के वहाँ पीने का पानी बाहर से बड़ी सी प्लास्टिक की टंकी में लाया जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो एक छोटे बर्तन में पानी निकालती और इस तरह से मटके में पानी भरती। परंतु इस कारण उसे बार बार नीचे बैठना और उठना पड़ता, जिससे आज उसे चक्कर आ गए थे। आज जो भी हो, गौरव से बात करनी ही होगी। अगर कुछ दिन और ऐसे ही रहा तो कहीं कुछ समस्या ना हो जाए। खुद से निर्णय कर वैशाली गौरव के आने का इंतजार करती है। गौरव, आपसे कुछ कहना है, वैशाली ने कपड़े तय करते करते गौरव से कहा। हाँ कहो, गौरव ने बिना अपना ध्यान फोन से हटाए कहा। वो गौरव, वो बात ये है कि वैशाली को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि बात गौरव की माँ से भी जुड़ी हुई थी। जो भी कहना है साफ साफ कहो ना, इस बार गौरव ने वैशाली की ओर देखते हुए कहा। क्या आप माँ से बात कर लेंगे? कल से खाना वो बना ले या फिर बस रोटी बना ले, क्योंकि इतनी गर्मी और ऊपर से इतने समय तक बैठे रहने में मुझे तकलीफ होने लगती है। अगर वो मेरी मदद कर देंगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैशाली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? काम ही कितना करती हो जो थकान हो जाती है।
बस घर का काम ही तो करती हो, और वो भी नहीं हो रहा अब तुमसे। करती ही क्या हो तुम? इतना सा काम करने के बाद तो पूरा समय आराम ही करती हो ना। गौरव ने बहुत ही शुष्क स्वर में वैशाली को ये सब कहा था। पर गौरव, इस वजह से अक्सर मेरे दवाई लेने का समय निकल जाता है। वैशाली ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। आखिर उसे तो गौरव से प्रेम और परवाह की उम्मीद थी, इस तरह की बेरुखी की नहीं। तो तुम कल से पहले अपने लिए रोटी बनाकर खा लेना, फिर बाद में सबके लिए बना लेना। माँ से मैं बात कर लूँगा कहकर गौरव सो गया, क्योंकि उसके लिए तो ये बात यही समाप्त हो गई थी। या फिर ये कहना भी उचित होगा कि उसने अपना निर्णय सुना दिया था। वैशाली कुछ समय तो ठगी सी गौरव को अपलक देखती रही। फिर उसे समझ आ गया कि भले ही सब यहाँ उसके गर्भवती होने से प्रसन्न हैं, परंतु किसी को भी उसके स्वास्थ्य का ख्याल किसी को भी नहीं है। उस दिन के बाद वैशाली के लिए भले ही कुछ ना बदला हो, परंतु बाकी सब की रोटी में नमक के साथ अब वैशाली के आंसुओं की भी मिलावट होने लगी थी। उससे भी आश्चर्य की बात ये थी कि किसी को कभी भी इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि वैशाली अब प्रतिदिन रोते हुए ही रोटी बनाती थी, और अक्सर रातों में रोते हुए अपने अजन्मे बच्चे से बात कर मन को बहला दिया करती थी। वैशाली काम कर कमरे में आई ही थी, तभी उसे अपने पैरों पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो उसके हृदय तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। उस दृश्य को देखकर वो खून था, और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से बेहताशा खून बहने लगा हो। उसने बहुत मुश्किल से कमरे से घर के पीछे तक की दूरी तय की। वहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था। फिर उसने भय से कांपते हाथों से बहुत मुश्किल से गौरव को कॉल किया। हाँ वैशाली कहो, गौरव ने कॉल उठाते ही कहा। वैशाली, वो मुझे। वैशाली की तो अज्ञात आशंका से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप जल्दी आ जाइए, बस इतना ही कह पाई थी वो। गौरव, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। गौरव ने जल्दी से कॉल कट किया और घर के लिए निकल गया। गौरव से बात करने के बाद वैशाली अपने कमरे में पलंग के कोने पर बैठ रोने लगी। देविका ने देखा तो उसने अपनी माँ को बुला दिया। उन दोनों ने वैशाली से बहुत पूछा, तब जाकर वैशाली उन्हें थोड़ा कुछ बता पाई। ये पहली बार था जब वैशाली यूँ किसी के सामने रो रही थी, वरना आज उसके आंसुओं को अकेले में ही बाहर आने की इजाज़त थी। मगर आज बात उसके बच्चे से जुड़ी थी, और उसे खो देने के ख्याल से ही टूट चुकी थी। गौरव दौड़ते भागते घर पहुंचा तो वैशाली अपने कमरे में पलंग के कोने पर सर झुकाए बैठकर रो रही थी। देविका, सुदेश जी वहीं पास में बैठी थी। चलो अब तुम दोनों, देविका तुम हॉस्पिटल की रिपोर्ट वगैरह ले लो, और तुम भी साथ चलो। अभी इसे अकेले ले जाना सही नहीं होगा, और जल्दी करो तुम। गौरव देविका से कह खुद पैसे वगैरह निकालने लगा, और देविका ने सारी रिपोर्ट ले ली। फिर वैशाली का हाथ पकड़कर गाड़ी तक लेकर आई। तुम चिंता मत करना, सब सही होगा। कुछ औरतों के इस तरह की समस्या होती रहती हैं, फिर भी वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए तुम रोना बंद करो, और नहीं तो बच्चे पर बुरा असर होगा। सुदेश जी ने वैशाली को समझाते हुए गाड़ी में बिठाया। देवी का ख्याल रखना इसका। पूरे रास्ते वैशाली बाहर रास्ते की ओर देखती रही। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और मन निरंतर ईश्वर का ध्यान कर रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था। वहीं उसका हाथ अभी भी अपने गर्भ पर ही था, मानो अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी सब सही हो जाने का, या खुद को तसल्ली दे रही थी उसे महसूस कर। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।